लॉगिन हो गया? हाँ सर, हो गया। ठीक है। देखो सिंपल है, इसमें हम पूरे कनेक्शंस और जितना भी हमारा मतलब राउटर से स्विच से केबल वगैरह सबको जोड़ना है वो सब देखेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर मेनली तो बनाया गया था उसके लिए कि कैसे हम बेसिकली एक साथ कनेक्शंस वगैरह बना सकते हैं, या फिर नॉर्मली कैसे कनेक्शंस को दिखाया जा सकता है। बट इसके अंदर जो इन लोगों ने बेसिकली सिस्को को धीरे धीरे बना दिया, बेसिकली एक ऐसी चीज़ बना दिया है यहाँ पे इन लोगों ने कि एक नॉर्मल बंदा अगर चाहता है, ठीक है, अगर एक नॉर्मल बंदा चाहता है कि मैं एक पूरा कनेक्शन बनाऊँ और एक प्रॉपरली कनेक्शन बना करके मैं पूरी सिटी का कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, या फिर अगर मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और लाइक नेटवर्क आर्किटेक्ट, और अगर मेरे को कोई नेटवर्क बनवाना है या बनाना है किसी के लिए एक पूरे ऑफिस का या फिर एक पूरी सिटी का या फिर कैसा भी, तो आई कैन जस्ट क्रिएट वेरी सिंपली। इसके अंदर फिजिकल मोड बहुत अच्छे से दिया हुआ है जो काफ़ी अच्छे से कनेक्शंस बना देता है। ठीक है, तो बेसिकली उसी का यूज़ करके विल बी मेकिंग द कनेक्शंस। बट मेनली क्या है, हम फिजिकल मोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लॉजिकल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिजिकल मोड को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ पे तुम देखोगे लॉगिन करते हैं, एक लॉजिकल आएगा एक फिजिकल आएगा। गेस्ट मोड में भी ओपन कर सकते हो, बट सम फंक्शनैलिटीज लाइक इसको सेव करना, सेव करने के बाद डिलीट करना है, कुछ करना मे बी हो सकता है कुछ फंक्शनैलिटीज़ ना अवेलेबल हो, तो उसमें तुम्हें एरर आएगा या फिर डायरेक्टली पूरा का पूरा जो है क्रैश हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। तो बेटर है लॉगिन करके फिर इसको ओपन करना। तो यहाँ पे लॉजिकल है, यहाँ फिजिकल है। और फिजिकल के अंदर इफ़ आई गो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरी होम सिटी आ रही है जिसको मैं कहीं भी उठा के रख सकता हूँ। और अगर मैं इसके अंदर डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि मेरे को पूरा ऑफिस देखने को मिल रहा है इधर। ठीक है, मतलब ये होम सिटी हो गई और इस सिटी के अंदर सारी स्ट्रीट्स वगैरह यहाँ पे है, और इनको भी मैं खुद से डिज़ाइन कर सकता हूँ चाहूँ तो। देन आई हैव दिस कॉर्पोरेट ऑफिस, जिसके अंदर अगर मैं जाऊँगा तो ये मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ पर है। और इसके अंदर एक मेन वायरिंग क्लॉजेट है जहाँ पर मेनली तुम सर्वर्स वगैरह रखते हो। ठीक है, तो इफ आई एम ओपनिंग दिस तो यहाँ पे अभी खाली खाली है, कुछ नहीं है। जूम आउट करने के लिए यहाँ पे बटन्स है, यहाँ से जूम आउट कर सकते हो, ये पोजीशन का बटन है। और उसके बाद यहाँ वाईफाई के बटन्स और बाकी सारे बटन यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो ये है। इससे थोड़ा और वापस जाने के लिए इससे जाऊँगा, यहाँ पे कंपास है मेरा कि किस तरीके से ये बटा हुआ है उस चीज़ का लोकेशन वगैरह, तो ये सब है। तो मेनली हम फिजिकल नहीं, हम लॉजिकल में सारा काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉजिकल में हमारे लिए ईजी रहेगा थोड़ा सा। तो आज मैं तुम्हें एक बेसिक सा कनेक्शन बना के दिखाऊंगा, तो मे बी क्लास छोटी रहे, बट एक वो बेसिक कनेक्शन अगर सब लोग कल तक बना करके मेरे को फाइल भेज देते हैं, ठीक है, कल तक इन द सेंस कल का दिन तुम्हारे पास है, आराम से बनाओ। फ्राइडे से पहले मेरे को फाइल चाहिए वो वाली, चाहे ग्रुप पर भेजो व्हाट्सएप के, चाहे पर्सनल पे भेजो, चाहे मेल करो, जो करना है करो। लेकिन वो फाइल मेरे को चाहिए, इसकी सेव्ड फाइल। तो मेरे को चेक करना है कि तुम कितना कनेक्शन बना पा रहे हो। एरर आ रहा है तो एरर पूछ लो, कॉल कर लो, मैसेज कर दो, एरर पूछ लेना कि ऐसे ऐसे एरर आ रहा है, कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो मेजरली वो फाइल जो मतलब मेरे को एटलीस्ट 5 6 में से 5 लोगों से आ जाती है, तो फिर हम आगे अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे इसको आगे के वो बनाने के लिए, स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। ठीक है, मैं इसलिए अभी सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा बिकॉज वो काफ़ी मतलब इजी है, और एटलीस्ट तुम्हें समझ में आ जाए कि बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं ये सॉफ्टवेयर और कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जूम आउट जूम इन के बटन भी दे रखे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास जो है क्या कहते हैं, एक प्रॉपर सारे बटन फाइल सेव करने का वो करने का सब कुछ यहाँ दे रखा है। इधर पैकेट्स के मेरे को कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, यहाँ 2 पैकेट दे रखे हैं टेस्ट करने के लिए। ठीक है, कि अगर कनेक्शन बनाने का मेरे को पैकेट भेजना है तो मैं यहाँ से भेज सकता हूँ। अब यहाँ 2 तरीके के पैकेट है, एक ICMP पैकेट है, सिंपल पैकेट, और एक है कॉम्प्लेक्स पैकेट। तो ये 2 तरीके के पैकेट्स होते हैं। सिंपल का मतलब होता है ICMP। ठीक है, ICMP पैकेट को इतना अभी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली पिंग पैकेट को ICMP पैकेट बोलते हैं। पिंग पैकेट इस अभी मान के चलो जैसे सिंपल पैकेट, जिससे हम सामने वाले कंप्यूटर अगर वो बंद है खुला है क्या है, मतलब उसी कंडीशन जानने के लिए यूज़ होता है कि सामने वाला कंप्यूटर अभी मतलब उसका होस्ट अप है या डाउन है, यानी कि उसका IP एड्रेस या इंटरनेट कनेक्शन जो भी है वो अभी अप है या डाउन है। तो नॉर्मली उसके लिए यूज़ होता है। और पिंग पैकेट्स आर जनरली वेरी ओके, मतलब तुम जैसे यहाँ पे आओ और तुम आकर के पिंग करो, जैसे पिंग hackers.xyz, तो वो आराम से पिंग हो जाएगा। और जितने भी फायरवॉल्स है वो पिंग पैकेट अलाउ करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जनरली तुम देखोगे कि मैंने पिंग किया, उससे 4 पैकेट्स भेजे, चारों पैकेट हमारे पास वापस भी आ गए एक रिस्पॉन्स के साथ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0% लॉस है। ठीक है। और उसने टाइम भी दिखा दिया, एवरेज कितना टाइम लग रहा है वेबसाइट तक पहुँचने में। मैक्सिमम टाइम 62 मिली सेकेंड्स का लगा है, मिनिमम 57 मिली सेकेंड्स का लगा है। तो होस्ट मेरा अप है। वहीं अगर मैं कोई ऐसी वेबसाइट यहाँ टाइप कर दूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ ले लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं ऐसे टाइप करता हूँ तो मेनली ये वेबसाइट अगर एग्जिस्ट नहीं करती हुई तो उसको डीएनएस में वेबसाइट नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली बोल देगा कि नो दिस वेबसाइट कैन नॉट रन। या फिर अगर तुम्हारा इंटरनेट अगर नहीं चल रहा होगा तो भी ऑब्वियसली कुछ इसी तरीके से लिख के आएगा, पिंग रिक्वेस्ट को नॉट फाइंड होस्ट। ठीक है। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात ये आ जाती है कि यहाँ पे पिंग पैकेट्स को कहीं भी अलाउ कर दिया जाता है, तो इसलिए हम सिंपल पिंग पैकेट्स का यूज़ करके देखेंगे कनेक्शंस बनाने के बाद। हम कॉम्प्लेक्स पैकेट इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम सिस्टम जो है अभी एक राउटिंग इस तरीके से करेंगे कि बहुत सिंपल है, उसके ऊपर हम कोई प्रोटोकॉल का यूज़ या फिर कोई रूल्स या कोई प्रोटोकॉल्स उसके ऊपर अभी नहीं एम्बेड करेंगे। ठीक है। वरना वो एकदम से बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेक्टिव है, बहुत ज़्यादा वो होने लग जाएगा और समझ से बाहर हो जाएगा। तो हम एकदम से उसके ऊपर एकदम एडवांस पैकेट्स नहीं बना रहे हैं, हम बिल्कुल सिंपल कनेक्शन बना करके देख रहे हैं। तो हम सिंपल पैकेट्स का यूज़ करके टेस्ट करेंगे कनेक्शन बनने के बाद कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ नोट्स हैं लिखने हो तो, बाकी ये सेलेक्टिंग के लिए है, डिलीट वाला बटन है। ठीक है। फाइंड वाला, इंस्पेक्ट वाला बटन है, ये सब यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी है। ठीक है। एलिप्स वगैरह ड्रॉ करना हो, फ्री फॉर्म कुछ अगर तुम्हें ऐसे करके ड्रॉ करना हो, ठीक है, तो यू कैन ड्रॉ बेसिकली। और उसके साथ साथ फिर यहाँ पर मेरे पास और क्या क्या, ये एलिप्स है जहाँ पे मैं गोला बना सकता हूँ या यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना सकता हूँ। लाइन है, लाइन खींचनी हो तो। ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आ जाता है, क्या बनाना चाहते हो, किस तरीके से बनाना चाहते हो। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बेसिकली ये यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें काम करती है। मतलब ऐसे भी तुम बड़े आराम से मतलब इसके ऊपर कर सकते हो। तो ये चीज़ें है कुछ, और बाकी डिलीट कर देते हैं हम इन्हें। तो सभी कुछ डिलीट कर देते हैं। तो ये हर एक के लिए पूछेगा अभी डिलीट करना चाहते हो या नहीं। ठीक है। तो वंस यू बेसिकली डिलीट एवरीथिंग फिर हम शुरुआत कर सकते हैं। अब बेसिकली ये तो बात हो गई ऊपर के टूल बार की। अगर मैं जनरल टूल बार की बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि एक जो नीचे तुम टूल बार देख रहे हो बेसिकली, जो नीचे का हमारे पास ये पूरा सिस्टम है, इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि मेन हमारा ये रहेगा। तो अब इसके अंदर क्या है मेनली, इसके अंदर हमारे पास कुछ जनरल चीज़ है। लेट मी जूम इन। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ जनरल चीज़ें, कुछ एडवांस है, कुछ बेसिक चीज़ें, सब कुछ है गिवन है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मेरे पास सारे राउटर्स और सब कुछ है। तो पहले वाले के अंदर तुम देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास राउटर और नेटवर्क डिवाइसेस, सारे हब स्विचेस और राउटर की यहाँ बात हो रही है। तो अब देखो, ये नॉर्मली अगर कनेक्शन बनाना होता तो मैं तुम्हें बोलता, अगर ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल ना होता तो मैं तुम्हें बोलता कि जाकर के राउटर खरीद कर लाओ। ठीक है। अब जनरली जिसके घर में राउटर लगा हुआ है वो बोलेगा सर मेरे पास तो है। बट जो राउटर तुम्हारे पास है वो राउटर कहीं ना कहीं अनलॉक्ड नहीं होता। ठीक है। वो लॉक्ड राउटर होता है, उसको एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से रखा जाता है और उसके अंदर तुम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर बेस्ड छेड़छाड़ कर सकते हो, पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी हो या कुछ फायरवॉल लगाना हो, कुछ करना हो। बट नॉर्मली राउटर किस तरीके से काम करेगा, कौन सी आईपी पे काम करेगा, कौन से पोर्ट्स को घेर कर रखेगा, कौन सी आईपी को घेर कर रखेगा, ये सब कुछ बताना तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो राउटर खुद डिसाइड करता है। तो हमें खाली राउटर चाहिए और टीपी लिंक के ऐसे बहुत सारे राउटर अवेलेबल हैं जो सिस्को के राउटर्स के अंदर आते हैं। ठीक है। वो सारे राउटर्स है अंदर तुम अवेलेबल, मतलब चीज़ें अवेलेबल है जहाँ पे तुम खुद से इंडिपेंडेंटली कन्फिगर कर सकते हो। बट जिस बिकॉज हमें ना इतना कॉस्ट पे करना है, ना हम चाहते हैं कोई नया राउटर ख़रीदना फिजिकली, तो हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू सीखेंगे। जो ये सॉफ्टवेयर एक फिजिकल डिवाइस को सिमुलेट करके मेरे को एक एनवायरनमेंट दे देता है जहाँ पर वो राउटर उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से हम यहाँ पर काम करेंगे। तो ऑब्वियसली बिल्कुल सेम सिनेरियो हो जाएगा चाहे तुम राउटर खरीद के लाओ या ना रहो। तो यहाँ पे सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर है, काफ़ी अच्छे तरीके से सिमुलेट करता है चीज़ों को। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि एडवांस राउटर से लेकर के बेसिक राउटर्स बहुत सारे हैं। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि यूज़ तो सर हम एक ही करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जैसे हम बहुत बड़ी बड़ी, मैंने बताया कि हम बिल्डिंग्स और सारे कॉर्पोरेट ऑफिस डिज़ाइन होते हैं, तो कुछ राउटर्स में कुछ फीचर्स हमें चाहिए होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ छोड़ दिया तो ये राउटर यहाँ पे आके लग गया। अब कुछ राउटर्स के अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे मेरे को राउटर का पूरा वो मिल चुका है कि राउटर किस तरीके का दिखता है। अब इसी को अगर मैं यहाँ पर आकर के बेसिकली जूम इन करता हूँ तो तुम देखोगे कि ये राउटर का एक ऑन ऑफ बटन है जिसको मैं फिजिकली ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे 2 पेज वगैरह है जो खुलते नहीं है यहाँ पे। उसके साथ साथ एक यहाँ पे कंसोल पोर्ट दे रखे हैं 3। ठीक है।
फिर यहाँ पे 2 गीगाबिट के 2 पोर्ट दे रखे हैं, GE लिखा हुआ है यहाँ पर। गीगाबिट ईथरनेट वो ईथरनेट होता है जो बहुत ज़्यादा, लगभग 1 Gbps या 10 Gbps की स्पीड से काम करता है, जिसके अंदर कैट 7 या कैट 6E केबल्स जाती है, राइट। अब ये वाली सारी चीज़ें दे रखी है, और साथ में एक हमें यहाँ पे खुला 2 पोर्ट्स ऐसे खुले दे रखे हैं जिनके अंदर मैं खुद से कोई मॉड्यूल उठा करके फिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ लिख के आ गया कि मॉड्यूल ऐड नहीं हो सकता बिकॉज पावर्ड ऑन है। तो पहले हम जाकर पावर ऑफ कर देते हैं, और उसके बाद अगर वापस जाते हैं, वापस जा करके इसको मॉड्यूल को लगाना है तो ये मॉड्यूल यहाँ फिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने कुछ ऐसे मॉड्यूल्स दे रखे हैं, और मैं अपने हिसाब से कोई भी मॉड्यूल, जैसे अगर यहाँ पे स्विचिंग पोर्ट चाहिए मेरे को, तो मैंने यहाँ लगा दिया, मेरा राउटर स्विच की तरह भी काम करेगा। इसको हटाना है, इसको यूँ करके हटा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे कुछ मोड्स, कुछ पोर्ट्स है अलग से लगाने तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली एक असली राउटर जिस तरीके से काम करता है उस तरीके से ये भी काम करता है। तो ये चीज़ हो गई। अभी इसको हम यहाँ पे अगर देखते हैं, इसको अभी डिलीट कर देते हैं, तो ये यहाँ पर मेरे पास ये वाले राउटर, तो ये राउटर है, ये राउटर है, ये राउटर है। तो जनरली बहुत सारे तरीके के राउटर दे रखे हैं, जिस राउटर पे हम वर्क करेंगे वो है 1841। ठीक है, तो 1841 को मैंने उठा के यहाँ पे रखा है, इसको मैंने खोला। एक बहुत जनरल सा राउटर है, कोई इतना टफ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर भी। एक स्लॉट खाली है, दूसरा एक और स्लॉट खाली है। ठीक है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है फ़िलहाल के लिए। एक पावर ऑन ऑफ बटन है, उसके साथ साथ यहाँ साइड में मेरे पास मिलते हैं 4 पोर्ट। एक ऑक्स पोर्ट है, ठीक है, जो बेसिकली अपने इंटरनल कनेक्शंस के लिए काम आता है। एक कंसोल पोर्ट है, जो तुम्हें बताया था मैंने कि कंसोल कौन सा होता है, जिसके अंदर कंसोल वायर डलती है, और जैसे ही मैं कंसोल वायर से पीसी को कनेक्ट करता हूँ, मेरे को राउटर का क्या दिख जाता है, मेरे को राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करने का पूरा का पूरा एक डायलॉग बॉक्स दिखने लगता है, एक टर्मिनल आ जाता है ऑटोमेटिकली मेरी स्क्रीन पर, और मैं उसको राउटर को आईपी एड्रेस वगैरह क्या प्रोवाइड करनी है, उसकी पास का पासवर्ड, उसकी सेटिंग्स, सब कुछ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ डायरेक्टली उस टर्मिनल से जो राउटर ने मेरे को दिया है। ठीक है, तो कंसोल पोर्ट उस काम के लिए होता है। बट बिकॉज हमारे पास अभी जो है डायरेक्टली कोई कंप्यूटर है नहीं और कोई तार है नहीं है जिसको हम कंप्यूटर कंसोल पोर्ट में यहाँ डाल सकते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली CLI मोड में जाऊँ तो तुम्हें यहाँ पे उसका CLI मोड ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, जो अभी मेरे से परमिशन मांग रहा है, वुड यू लाइक टू एंटर द कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, येस और नो। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे राउटर की पूरी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। मतलब देखो, ये बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है झूठी चीज़ हो। अगर मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ ना, ऑफ करके ऑन करता हूँ, तो तुम CLI में देखोगे कि वो ऑब्वियसली लोड हो रहा है। ठीक है, ये जैसे नॉर्मल विंडोज़ लोड होती है वो ऑन ऑफ करने के बाद, उसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर बेस्ड तरीके से यहाँ पे लोड हो रहा है। ठीक है, और लोड होते ही यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है येस और नो। उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लिख के आ रही है, प्रोसेसर का बोर्ड कौन सा है, मदरबोर्ड का बोर्ड लिख कर आ रहा है, ID लिख कर आ रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे कितने पोर्ट्स है, तो 2 फास्ट ईथरनेट पोर्ट्स इसके अंदर लगे हुए हैं। फिर इतने बाइट्स ऑफ NV रैम है, NV का मतलब नॉन वॉलेटाइल रैम। ठीक है, और नॉन वॉलेटाइल का मतलब यहाँ पे एक सिंपल सी रैम इन्होंने दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे एक आटा दे रखा है मेरे को। अभी आटा साटा आई गेस समझ में आता होगा, मतलब हार्डवेयर रिलेटेड टर्म्स पता है कि आटा क्या होता है, NV रैम क्या है, साटा क्या है, NVMe क्या है, इनके बारे में आइडिया है कुछ, या समझा दूँ वो भी? नहीं सर, ज़्यादा आइडिया नहीं है। नहीं है, चलो अभी उसके बारे में बात करते हैं। तो एक बार ये कर ले, फिर उसके उस पर आते हैं हार्डवेयर के ऊपर, थोड़ा सा तुम्हारा हार्डवेयर नॉलेज सही हो जाएगी। ठीक है, फिर बेसिकली आटा हमारा मान के चलो ये ATA उसके ऊपर काम करता है, हार्ड डिस्क के ऊपर। तो एक स्टोरेज मान लो, एक यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस है, फ्लैश ड्राइव लगा हुआ है, कॉम्पैक्ट फ्लैश SSD फ्लैश ड्राइव है, जिसके ऊपर रीड या राइट कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि एक राउटर जैसे काम करता है ना, जैसे तुम्हारी विंडोज़ काम करती है ऑब्वियसली उसी तरीके से काम करता है। मतलब जो डेटा होता है वो तुम्हारे हार्ड डिस्क या फिर एक फ्लैश ड्राइव में स्टोर हो जाता है नॉर्मली हमारे लैपटॉप में, और जैसे ही हम लैपटॉप क्लोज करते हैं तो हमारी रैम के अंदर का सारा डेटा, सारी सेटिंग्स जो रैम के अंदर होती है वो वापस स्टोर कर दी जाती है एक हार्ड डिस्क के अंदर। और जब हम वापस से विंडोज़ को बूटअप करते हैं तो क्या होता है कि उस हार्ड डिस्क से सारा डेटा, सारी सेटिंग्स निकल के वापस चली जाती है रैम के अंदर, सो दैट सिस्टम को रिज्यूम फ्रॉम वेयर इट स्टॉप्ड। तो हाइबरनेट मोड में और हाइब्रिड मोड में, हाइब्रिड शटडाउन है हाइबरनेट, जब हम करते हैं स्लीप करते हैं तो उनमें ऐसे ही कुछ होता है। पॉइंट ये है कि जो हमारा ये है राउटर है, वो भी इसी तरीके से काम करता है कि राउटर प्रॉपर्ली सारा कुछ शट डाउन ना करके एक सिस्टम को, मतलब अपना जो पूरा का पूरा सेटिंग्स है, तुमने राउटर के अंदर पासवर्ड दे रखा है, पोर्ट फॉरवर्ड कर रखा है, राउटर के अंदर इतनी जगह नहीं है कि वो सब कुछ स्टोर कर पाए। तो वो क्या करता है, रैम के अंदर रखता है इन सब चीज़ों को, और जब भी शट डाउन करते हैं हम किसी राउटर को,
तो वो रैम से निकाल करके उन चीज़ों को भेज देता है फ्लैश मेमोरी में। और जब हम नेक्स्ट टाइम राउटर को ओपन करते हैं तो फ्लैश मेमोरी से वापस सारा डेटा रैम के अंदर जा रहा होता है, सो दैट उसी सेटिंग से वो वापस स्टार्ट हो पाए। और इसीलिए वो 1 मिनट का टाइम लगता है जब तुम अपना राउटर ओपन करते हो। तो तुमने देखा होगा कि राउटर ओपन करने के बाद 1 मिनट का टाइम लगता है सिग्नल आने में और कनेक्शन बनने में, है ना। वो 1 मिनट का टाइम इसलिए लगता है क्योंकि जो कॉम्पैक्ट फ्लैश या फ्लैश ड्राइव है उससे सारा डेटा रैम में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, सारी सेटिंग्स वापस ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो बेसिकली यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ आ गया। और उसके साथ साथ यहाँ पे मेरे को कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग मिल गया जिस पे हम अभी आएंगे। तो ये तो हो गया मेरा राउटर। अब इसी के साथ साथ और देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास स्विचेस भी हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर सारे के सारे हब्स भी हैं। फिर यहाँ पर कुछ और नॉर्मल दूसरे राउटर दे रखे हैं, जैसे होम राउटर जो तुम्हारा होता है। फिर ये मेराकी का राउटर जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है आज की डेट में। और फिर दूसरे राउटर्स भी यहाँ पर दे रखे हैं, सेल टावर भी दे रखा है, सर्वर्स भी दे रखे हैं, गेटवे भी दे रखा है, फायरवॉल भी दे रखे हैं इन लोगों ने, साथ में एमुलेटर भी दे रखे हैं जो वैन एमुलेटर जो बड़े इंटरनेट के क्लाउड इंटरनेट के काम आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ एंड डिवाइसेस है जिसके अंदर पीसी लैपटॉप से लेकर के सब कुछ है। होम डिवाइसेस है, यहाँ पर सारे पंखे और स्मार्ट डिवाइसेस एसी वगैरह सब गिवन है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पे स्मार्ट सिटी वाले डिवाइसेस हैं, ठीक है। इवन यहाँ पे कार तक गिवन है जो वाईफाई से कनेक्टेड है। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल डिवाइसेस से लेकर के तुम्हारे पावर ग्रिड से लेकर के सारे डिवाइसेस यहाँ गिवन है। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुएटर्स हो गए, सेंसर्स हो गए, बिकॉज मैंने अभी बताया कि बड़े लेवल से छोटे लेवल तक हर जगह काम आता है। ये मिसलेनियस कुछ चीज़ें दे रखी है जो हम नॉर्मली ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इधर कुछ ज़्यादा है नहीं, मल्टी यूज़र चीज़ें हैं। मल्टी यूज़र चीज़ें मतलब जो नॉर्मली अगर ये सॉफ्टवेयर तुम 2 लोगों से कनेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे अगर मेरे को तुमसे कुछ डेटा शेयर करना है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे मल्टी यूज़र में उसे डाल दूंगा, ऐड वगैरह कर दूंगा तो तुम्हारे यहाँ भी दिखने लगेगा। तो बेसिकली वो ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन बात जो आ जाती है वो आती है यहाँ वायर्स के अंदर। यहाँ पे तुम देखोगे ये वायर्स का पूरा स्लॉट है, और वायर्स में भी एक स्ट्रक्चर्ड वायर्स है अगर तुम्हें लेनी है तो, ठीक है। जैसे कुछ लोग पूरा कनेक्शन बनाते हैं हब का तो उसमें स्ट्रक्चर कर देते हैं वायर्स को, बट हमें इतना अभी कोई ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे सारी वायर्स के मैंने जो पहली देख रहे हो ये ऑटोमेटिक कनेक्शन टाइप चूज़ करती है डिवाइसेस को देख के कि इसके बीच में क्या लगना चाहिए। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम ये यूज़ करो, ऑल्दो तुम कर सकते हो यूज़ कर इस चीज़ को, बट आई वोंट रिकमेंड टू यूज़ दिस थिंग, क्योंकि इससे तुम्हारी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। मेनली तुम्हें आदत हो जाएगी कि हाँ यहाँ से एक ऑटोमेटिक वायर उठाओ और यूज़ कर लो। बट मेनली यहाँ पे देखोगे तो ये वाली वायर कंसोल केबल है, और ये स्ट्रेट थ्रू केबल है जो अनलाइक डिवाइसेस के लिए है, क्रॉस ओवर लाइक डिवाइसेस वाली हो गई। और उसके साथ साथ फाइबर केबल हो गई, फ़ोन केबल हो गई, कोएक्सियल केबल हो गई, डीसी डीटी केबल हो गई जिनके साथ मैंने बताया था राउटर टू राउटर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ऑक्टल केबल, आईओटी कस्टमर केबल, यूएसबी केबल, सारी केबल्स यहाँ केबल है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे एक राउटर लगा दिया है। राउटर के साथ साथ अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे अपना डिवाइस। तो मैंने एक पीसी उठाया और पीसी उठा करके यहाँ पे रख दिया। नेक्स्ट जो मैं करूँगा, मैं इनको केबल से जोड़ूंगा। तो यहाँ पे आनी तो क्रॉसओवर चाहिए, तो मैंने क्रॉसओवर उठाई और उसके बाद मैंने क्लिक किया। राउटर पे क्लिक करते ही उसने मेरे को दिखाया कि भाई साहब कौन से पोर्ट में लगाना चाहते हो, कंसोल में, ऑक्सिलरी में, फास्ट ईथरनेट या इस वाले में। तो यहाँ देखो फास्ट ईथरनेट के 2 पोर्ट्स हैं, FA0/0, FA0/1, ये इनके कोड्स होते हैं, ठीक है। शुरू के 2 इनिशियल और फिर 0/0, और यहाँ पे भी 2 इनिशियल, फिर उसका मॉडल मतलब किस तरीके का, मतलब कौन से नंबर का पोर्ट है। तो 0/0 और 0/1। तो इसमें ही तुमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से पे अटैच करना है। तो मैंने बोला कि 0/0 पे अटैच कर देते हैं, और फिर उसके बाद कंप्यूटर में आते हैं। कंप्यूटर में तो एक ही फास्ट ईथरनेट पोर्ट है तो इसी के ऊपर डाल देते हैं। किया और ये कनेक्शन बन गया। ये मेरी तार यहाँ पे जुड़ गई। तार जुड़ते ही तुम यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है डाउन, क्योंकि रेड कलर का नीचे मुंह किया हुआ ट्राइंगल मेरे को दिख रहा है जो कि मेरे को शो कर रहा है कि ये कनेक्शन डाउन है। अब कनेक्शन को अप करने के लिए यहाँ पे देखो मेरे को दोनों के इनिशियल्स दिख गए। कंप्यूटर जो है FA0 पे कनेक्टेड है और ये जो है FA0/0 पे कनेक्टेड है जो इनके कोड्स है। अब कंप्यूटर पे अगर बात आती है तो कंप्यूटर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे तुम देखोगे मेरे को प्रॉपर्ली पूरा एक जैसे CPU होता है उस तरीके से एक CPU दिख रहा है, जिसका एक ऑन ऑफ बटन यहाँ पे गिवन है। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक ईथरनेट पोर्ट है जिसके अंदर मैंने अभी तार लगाई है, एक हेडफोन जैक है, माइक का जैक है, USB जैक है, और ये सब है। तो तुम देख रहे हो कि एक नॉर्मल पीसी जैसा होता है उस तरीके से यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं इसके डेस्कटॉप पे गया
और यहाँ पे डेस्कटॉप पे इतने सारे मेरे को एप्लीकेशन दे रखे हैं। इसके अंदर आकर के मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गया। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में दो ऑप्शन है, इधर डीएचसीपी जहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आईपी ले लेगा, बट आई एम करेंटली नॉट डूइंग डीएचसीपी। मैं ऑटोमेटिक कनेक्शन नहीं ले रहा, मैं खुद से लूँगा, तो मैंने यहाँ स्टैटिक किया। यहाँ पे मेरे को डालना है कि कौन सा आईपी मैं कंप्यूटर को देना चाहता हूँ। अब इससे पहले मैं यहाँ पे कंप्यूटर को आईपी दूँ, हम एक बार पहले खुद ही समझ लेते हैं कि इसके अंदर किस कनेक्शन के अंदर किस तरीके से आईपी देना ठीक रहेगा। तो यहाँ पे नोट्स को ले आते हैं और यहाँ लिख लेते हैं। लेट्स से कि मेरा जो कंप्यूटर है उसकी आईपी है 192.168.1.10, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ये आईपी देना चाहता हूँ, और जो मेरा राउटर है इसको गेटवे आईपी देता है 192.168.1.1। अब जितना लास्ट की 2 क्लासेस में हमने सबनेटिंग और मैं और आईपीस में किया है, उतना तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर आईपी को या इस पर्टिकुलर राउटर को गेटवे बनाना चाह रहा हूँ, है ना। ये मेरा पीसी हो गया, ये मेरा कंप्यूटर हो गया। अब पीसी को मुझे पता है 1.10 देना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इसके अंदर आकर के आईपी कॉन्फ़िगरेशन में फिर से जाऊँगा। स्टैटिक में सारा काम करना है, तो IPv4 एड्रेस को दे देते हैं 192.168.1.10। तो 1.10 इसको दे दिया। अब ड्यू टू विंडोज़ ये इतना स्मार्ट होता है कि मैं जैसे यहाँ क्लिक करूँगा वो ऑटोमेटिकली इसका सबनेट मास्क लिख देगा, क्योंकि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, तो उसने ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क लिख दिया, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट गेटवे लिखना है, तो गेटवे वो होना चाहिए जो तुम्हारा वाईफाई का एड्रेस है। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस सेट कर दिया वाईफाई का 192.168.1.1, और इसका काम हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज़ डन। ये डन करते ही यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्रॉस कर देना है, और यहाँ पे मेरा काम हो गया। अब मैं देखो अगर इस पर होवर करूँगा तो ये मेरे को दिखाएगा इसका आईपी एड्रेस फास्ट ईथरनेट 0/0 लिंक डाउन है, लेकिन आईपी सेट हो चुका है, ठीक है। तो IPv4 हमने सेट कर दिया, जो कि यहाँ पे /24 लिख करके आ रहा है। और अब तो मैं /24 भी समझ में आ रहा होगा कि अभी तक हमने सबनेट नहीं किया है इस चीज़ को। आ रहा है ना इतना समझ में? यस सर, यस सर। सबनेट से मेरे को याद आया, किसी ने /27 किया नहीं किया? किसी ने नहीं किया? है भाई, कुछ तो बोलो। सर अब जो अगला काम है ना, वो जब तक करोगे नहीं, वो तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, ठीक है। ये वाला कनेक्शन जो मैं बना रहा हूँ, ये कनेक्शन तो मैं बना करके इसकी फाइल मेरे को भेज देना, वरना मैं अगली क्लास में नहीं बढ़ूंगा आगे। यहीं बैठ के बनवाऊंगा मैं फिर तुमसे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर, ये वाला 1.10 हमने सेट कर दिया। और राउटर के ऊपर अगर मैं होवर करूँगा तो यहाँ पे ये चीज़ मेरे को नहीं दिख रही, अभी कुछ भी सेट नहीं है 0/0 पे, तो हमें इसके ऊपर सेट करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको खोला, खोलने के बाद ये इसका कन्फिग्रेशन डायलॉग है। अब अगर मैंने देखो यहाँ पर येस लिख दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि ये ऑटो कन्फिगर पे चला जाएगा, बट मेरे को ऑटो कन्फिगर नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा नो। नो लिखते ही यहाँ पर इसने मेरे को बोला कि ये राउटर यहाँ इस मोड पे आ चुका है, और ये मेरे को कह रहा है कि ठीक है अब आप आगे काम कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि ये राउटर जिस मोड में है फ़िलहाल, मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरे को बेसिकली इस तरीके से काम करना है कि मैं इसको किसी तरीके से इनेबल कर दूँ, ठीक है। तो राउटर के अंदर कुछ मोड्स होते हैं, राउटर के CLI के अंदर सबसे पहले जो है राउटर मोड में खुलता है। तो अभी हम राउटर के जस्ट राउटर मोड के अंदर है, इस मोड से मेरे को इनेबल्ड मोड में जाना है। तो इनेबल्ड मोड में जो है वो मैं उसके अंदर जो है सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, सेटिंग्स को सेव करना डिलीट करना वो सब मैं वहाँ कर सकता हूँ। बट अभी मैं राउटर के अंदर सिर्फ वो लिख सकता हूँ कि राउटर का अगर मेरे को मैसेज ऑफ द डे लिखना है, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे लिखनी है, जैसे राउटर जैसे बूट हो या कोई राउटर से कनेक्ट करे तो उसको कोई मैसेज वगैरह लिख करके आया ऐसा कुछ, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी सेट कर सकता हूँ, बट वो मेरे को अभी करना नहीं है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है मेन। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं इनेबल्ड मोड में जाऊँगा, तो मैं यहाँ टाइप करूँगा इनेबल, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना कि अगर इस स्टेज में तुमने कोई गलत कमांड टाइप कर दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता हुआ, तो ये पूरा राउटर अटक जाएगा और तुम्हें राउटर रीस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार ऑन ऑफ करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनेबल कर दिया, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे तुम हैश बन करके आ गया है।
तो हैश बन करके आने का मतलब है कि अब मैं इनेबल्ड मोड के अंदर हूँ, जहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। इस जगह पे मैं कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ रैम के अंदर से या स्टोरेज के अंदर से, या कुछ भी कर सकता हूँ। सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करना, कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना, क्या करना, सब सारा काम जो है वो इस इनेबल्ड मोड के अंदर होगा। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अभी ड्यू टू मुझे कॉन्फ़िगरेशन पहले करनी है, तो मेरे को क्या कर जाना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर जाना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉन्फ़िगर मोड के अंदर जाऊँगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, और ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ, ऑटो कंप्लीट में टैब दबा रहा हूँ, टैब दबाते ही ऑटो कंप्लीट हो जाता है। ये हर लिनक्स, हर कमांड लाइन, हर एक पर्टिकुलर ऐसे CLI मोड, चाहे तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट हो, चाहे तुम्हारा विंडोज़ हो, चाहे पावर शेल हो, चाहे टर्मिनल हो, चाहे एप्पल का टर्मिनल हो, चाहे टर्मक्स हो एंड्रॉयड के अंदर, हर जगह पे ये ऑटो कंप्लीट फीचर टैब से काम करता है। तुम टैब दबाओगे तो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही टैब दबाया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ऑटोमेटिकली ऑटो कंप्लीट यहाँ पे हो गया। और अब मेरे को सिर्फ दबाना है एंटर। एंटर दबाते ही मैं कॉन्फ़िग मोड में आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सारे इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो इंटरफेस का क्या मतलब है, इंटरफेस का मतलब कि वो फास्ट ईथरनेट है या किस तरीके का है। तो अभी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे दो इंटरफेसेस प्रेजेंट है जो मैंने तुम्हें दिखाए थे। अगर मैं होवर करता हूँ तो सिंपली यहाँ पे दो इंटरफेसेस आ रहे हैं, फास्ट ईथरनेट 0/0 और 0/1। ठीक है, क्योंकि दो पोर्ट्स थे तो दो इंटरफेसेस होते हैं, एक इंटरफेस पे एक ही IP काम कर सकता है। तो यहाँ पे मैं एक इस वाले इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करूँगा 0/0। तो पहले मेरे को इस इंटरफेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा, बेसिकली इस पोर्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस पोर्ट को या फिर इस इंटरफेस को सेलेक्ट करने के लिए मेरे को लिखना है इंटरफेस, और आगे इसका कोड जो है FA 0/0। लिखने को तुम पूरा भी लिख सकते हो, फास्ट ईथरनेट 0/0, बट वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इसका इनिशियल भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये किया, अब तुम यहाँ पे देख रहे हो कि इंटरफेस सेलेक्ट हो चुका है। तो हमने अभी क्या किया, पहले हम नॉर्मल मोड पे थे, नॉर्मल से इनेबल्ड मोड में आए, इनेबल से कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िगर मोड में आते ही इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे। इंटरफेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे को देनी है IP एड्रेस। तो यहाँ मैं लिखूंगा IP एड्रेस, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे लिखना है प्रॉपर IP। तो 192.168.1.1, और ये ड्यू टू इतना स्मार्ट नहीं होता है, मेरे को सबनेट मास्क इसी के आगे देना है 255.255.255.0, और एंटर दबा देना है। एंटर दबाते ही तुम यहाँ पे देखोगे कि मेरा सबनेट मास्क मैं यहाँ पे दे चुका हूँ, और ये कॉन्फ़िगरेशन मेरी जो है इतनी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तुम देखोगे कि इतना मैंने जैसे ही दिया, ठीक है, IP एड्रेस मेरा काम हो गया। IP एड्रेस देते ही अब मुझे क्या करना है कि इस राउटर को शट डाउन, मतलब इस इंटरफेस को शट डाउन नहीं करना, मतलब शट डाउन से बाहर निकालना है, वेकअप करना है, ताकि ये रिफ्रेश करे और इसको समझ में आए कि भाई IP मिल चुका है और यहाँ पे कनेक्शन बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए एक कमांड होता है नो शट डाउन। ठीक है, तो जैसे ही मैं नो शट डाउन करूँगा, तुम यहाँ पे देखोगे कि मेरा कनेक्शन यहाँ से ग्रीन हो चुका है, और ग्रीन कनेक्शन अप की तरफ फेस करता हुआ, डैट मीन्स आई एम कनेक्टेड टू इंटरनेट नाउ। और यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट मतलब इंटरनेट, सॉरी, आई एम कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर PC नाउ, और यहाँ पे मेरे पास कनेक्शन बन चुका है इन दोनों डिवाइसेस के बीच में। अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन तो हमने बना दिया, IP एड्रेसेस हमने सेट कर दिए, प्रॉपर डेटा फ्लो होने लग जाएगा, बट अभी इस डेटा को सेव भी करना है, सो डैट अगली बार अगर मैं इस राउटर को स्विच ऑफ करता हूँ किसी कारणवश, तो वो डेटा सेव्ड रहे, सेटिंग सेव रहे, हमें वापस से फिर से IP ना देना पड़े। तो उसके लिए मैं वापस जाऊँगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में एग्जिट करके, फिर मैं और वापस जाऊँगा यहाँ से इनेबल्ड मोड में। इनेबल्ड मोड में मैंने बोला था कॉन्फ़िगरेशन सेव और डिलीट होती है, तो यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करूँगा फ्रॉम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है रैम में, और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे फ्लैश ड्राइव के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से मैं सारा डेटा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ पे डाल रहा हूँ स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो ये वंस मैं डाल दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। एंटर, एंटर करते ही डेस्टिनेशन फाइल नेम पूछेगा, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, मैं सिंपल एंटर कर दूंगा और वो ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट फाइल के अंदर सेव कर देगा। सेव बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, ओके, डन। नाउ आई कुड क्लोज दिस पर्टिकुलर थिंग, और यहाँ पे तुम देख रहे हो कि मेरा कनेक्शन डन हो चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि मैंने यहाँ से पैकेट उठाया, मैंने ये पैकेट भेजा, यहाँ से भेजना है, और कहाँ तक भेजना है, इस कंप्यूटर तक भेजना है। इसको मैंने भेज करके देखा और यहाँ पे ये फेल हो गया। ठीक है, यूजुअली पहली बार में ही फेल होगा ही होगा, दूसरी बार में जब मैं भेजूंगा तो सक्सेसफुल चलेगा। फिर से यहाँ से भेजा यहाँ तक, और अब तुम देख रहे हो कि ये सक्सेसफुल है। तो फेल्ड वाला अगर मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है, तो ये वाला तुम देख रहे हो कि ये सक्सेसफुल है, ये जो ब्राउन कलर का पैकेट यहाँ भेजा है।
तो इसको समझने के लिए थोड़ा ऐसे समझते हैं, इसको मैं इधर ले आता हूँ कनेक्शन को। ठीक है, कि ये मेरा कनेक्शन है। ठीक है, एक तो ये रियल टाइम मोड है जहाँ पे मैं इस तरीके से देख सकता हूँ, दूसरा है सिमुलेटिंग मोड। सिमुलेट करते ही यहाँ पर क्या होगा कि सिमुलेशन करते ही यहाँ पे मेरे पास ये पैकेट दिखने लग जाएगा, और जैसे ही मैं ये प्ले बटन दबाऊंगा तो ये क्या करेगा, पैकेट को यहाँ से कंप्यूटर से इधर भेजेगा, फिर इधर से वापस लाएगा और चेक करेगा कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, और उसका सारा डेटा जो है वो यहाँ पर लिख कर भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं प्ले बटन दबाता हूँ, पैकेट देखो कम इधर से क्या है, ठीक है, राउटर से इधर से गया क्योंकि हमने राउटर से भेजा था। अब यहाँ से वापस राउटर पे जाएगा। ठीक है, और देखेगा पैकेट सही से पहुँचा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हो ग्रीन टिक आ गया, डैट मीन्स पैकेट हैज़ बीन रीच्ड सेफली एंड प्रॉपर्ली। अब एक ब्लू कलर का पैकेट ही भेजेगा जो हमारा कॉम्प्लेक्स पैकेट है, तो ऑब्वियसली वो नहीं जाएगा इधर उधर, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स पैकेट्स अभी तक कॉन्फ़िगर ही नहीं करे कोई प्रोटोकॉल से। तो इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहीं पे रोक देते हैं और वापस रियल टाइम में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अच्छा, सिमुलेशन में एक चीज़ और थी कि यहाँ पर जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, और रन करने के बाद जब ये वापस आता है तो तुम यहाँ पे देख रहे हो कि एक टाइमलाइन क्रिएट होती जा रही है कि कौन से टाइम में क्या हो रहा है ना। और इसी चक्कर में अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना किसी पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर, ठीक है, तो पहले तो इसको रोक लेते हैं। हाँ, अब जब मैं क्लिक करता हूँ ना किसी राउटर 1 या किसी डिवाइस के ऊपर, तो तुम यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे को पूरा OSI चार्ट दिख रहा है लेयर 3 तक। लेयर 4 का इसलिए नहीं दिख रहा बिकॉज लेयर 4 में हमने अभी तक कोई ब्राउज़र या कुछ कोई सेटिंग्स या HTTPS वगैरह कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। तो ऑब्वियसली जब तक कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है, ठीक है, तब तक कोई हमारा लेयर 4 काम नहीं करेगा। बट लेयर 3 तक का तुम्हें सब कुछ दिख रहा है इसके ऊपर कि लेयर 1 कैसे काम कर रही है, लेयर 2 कैसे काम कर रही है, लेयर 3 कैसे काम कर रही है, और पूरा का पूरा OSI मॉडल भी दिख रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ और अगर तुम्हें आगे देखना है तो ये PDU की डिटेल्स है। PDU मीन्स पैकेट डेटा यूनिट। ये जो सिंपल सा पैकेट है जिसको हमने भेजा है वो किस तरीके का दिखता है अंदर ही अंदर, वो तुम्हें दिख रहा है। आउटबाउंड जो पैकेट आया है, इनबाउंड जो पैकेट पहुंचा है। ठीक है, तो ये दोनों पैकेट्स मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से मैं पूरा कनेक्शन इस्टेब्लिश करके चेक कर सकता हूँ कि है या नहीं। दूसरी बात, अगर तुम इस तरीके से ना करना हो तो तुम बेसिकली PC खोलो, PC खोल के यहाँ पे आओ, वापस डेस्कटॉप में कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ और यहाँ पे आकर के पिंग कर लो किसको, अपने वापस राउटर को 192.168.1.1, प्रेस एंटर, और यहाँ पे पिंग करके देखा तो यहाँ पे डेटा जा रहा है 0% लॉस, दैट मीन्स कि कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं देखने के कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और इस तरीके से सिंपल सा कनेक्शन हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। ठीक है, समझ में आया? इसमें कुछ डाउट है? सर आ गया सर समझ में, एक बार खुद करना पड़ेगा सर। अब खुद करो, सेशन रिकॉर्डेड है, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और इसको बना करके देखो। ठीक है, इसको बना करके तुम्हें करना क्या है कि यहाँ पे फाइल में जाना, इसको सेव कर लेना। ठीक है, सेव एज या सेव कर लेना, और जो फाइल इसकी सेव होगी PKT फाइल, वो मेरे को व्हाट्सएप कर देना या डायरेक्टली जैसे भेजनी है भेज देना। मैं एक बार खोल करके देखूंगा सबकी फाइल, तो फाइल का नाम अपने नाम के साथ रखना सो डैट मेरे को पता रहे कि किसकी फाइल है ये। ठीक है, यस सर। ओके, और बाकी हाँ, तो बाकी हमारे पास क्या है कि इसको मैं अभी एक्सेट कर देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा मैं वो बता देता हूँ कि हार्डवेयर के अंदर चीज़ें क्या क्या होती है, कौन से पोर्ट्स होते हैं। तो मेनली जब तुम बेसिकली कोई कंप्यूटर खोलते हो सबसे पहले, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो चलती हैं, ठीक है, जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। और जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या होता है कि जब तुम सबसे पहले कोई कंप्यूटर ओपन करते हो, जब तुम पावर बटन दबाते हो, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होता है सबसे पहले बताओ एक बार। जैसे ही तुमने पावर बटन प्रेस किया, नेक्स्ट थिंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लैपटॉप या PC, बताओ, गेस करो। जैसे ही पावर ऑन करा, इलेक्ट्रिसिटी मदरबोर्ड में गई। हाँ, मदरबोर्ड से क्या कहते हैं, जो हार्ड डिस्क है वो बूट होना चालू हुई शायद। हार्ड डिस्क से पहले बहुत कुछ होता है। ये जो करंट यहाँ से शुरू हुआ, ये करंट कहाँ गया? सर सर वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम मोड होता है।
क्या ऑन होता है? सर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कर्नल लोड होता है कर्नल उस तो पर। हार्ड डिस्क से लोड होता है ना, और हार्ड डिस्क तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है। कर्नल तो पूरा का पूरा हार्ड डिस्क में रखा है। तो देखो होता क्या है, जब हम पावर बटन दबाते हैं तो सबसे पहले सारा करंट मतलब वो बैटरी से करंट उठाता है, और वो सबसे पहले जाता है एक सेल की तरफ। सेल का नाम है सीमॉस, सुना है इसके बारे में? ठीक है, ये सीमॉस है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सुना है इसके बारे में कभी? नो सर। घड़ी का सेल देखा है, जो यस वॉचेस में छोटा सा सेल होता है, उसके यस। जितना ही बड़ा सिक्के, 5 रुपए के सिक्के जितना बड़ा सेल मान लो, ठीक है, उतना बड़ा ये सेल होता है। और ये सेल पावर करता है बायोस सेटिंग को। मदरबोर्ड का है ना, मदरबोर्ड की अपनी सेटिंग्स भी होती है उसके अंदर। ठीक है, तो ये बायोस की सेटिंग्स खोलता है, बायोस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग्स। ठीक है, तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग्स को खोल लेता है, और इसके अंदर सारा का सारा काम होता है। तो सीमॉस के अंदर ही बेसिकली सीमॉस की वजह से ही तुम्हारा टाइम स्टोर्ड रहता है। ये जो टाइम है ये हम क्यों बदलता, ठीक है, ये टाइम तुम्हारा हमेशा स्टोर्ड रहता है। जब भी तुम पीसी खोलते हो बंद करते हो, टाइम तो कभी बदलता नहीं है ना। तो ये टाइम जो है ये सेव्ड रहता है सीमॉस के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली सीमॉस बैटरी की वजह से सेव्ड होता है। और जैसे ही मैं सीमॉस को बाहर निकालूंगा तो ये बायोस सेटिंग पूरी की पूरी रीसेट हो जाएगी अपनी डिफ़ॉल्ट स्टेट में, और टाइम भी रीसेट हो जाएगा, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट स्टेट में चला जाएगा, जो सबसे पहला टाइम होता है विंडोज़ में सपोर्टेड। ठीक है, तो बाकी यहाँ सीमॉस से जब मैं बायोस में आऊँगा तो बायोस सेटिंग्स क्या करती है कि बायोस सेटिंग्स पूरा चेक करती है। बायोस के बाद शुरू होती है पोस्ट। ठीक है, पोस्ट क्या होता है? पोस्ट होता है तुम्हारा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है? ये पूरा टेस्ट होता है एक पूरे सिस्टम का, कि बेसिकली सिस्टम किस तरीके से काम कर रहे हैं, सिस्टम के सारे पोर्ट, सारे हार्डवेयर, सारे सॉफ्टवेयर किस तरह, मतलब हार्डवेयर मेनली किस तरीके से काम कर रहे हैं। तुम्हारा कीबोर्ड अगर लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है, तो वो सही से काम कर रहा है नहीं, तुम्हारा प्रोसेसर सही से काम कर रहा है नहीं, फैन सही से काम कर रहा है नहीं, या फिर तुम्हारी रैम के अंदर कोई कन्फिग्रेशन कोई गड़बड़ तो नहीं है, तुम्हारे हार्ड डिस्क के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है। इस तरीके से पूरा चेक करता है। और कैसे हार्ड डिस्क में गड़बड़ लगती है तो ये बेसिकली बोल देता है कि पहले हार्ड डिस्क को चेक करो, और ये चेक डिस्क करके एक फंक्शन है विंडोज़ के अंदर, उसको रन करने की कोशिश करता है। और कई बार तुमने देखा भी होगा, प्रेस एनी की टू स्किप द चेक डिस्क प्रोसेस, ऐसे करके लिख के आने लगता है। ठीक है। यस। और दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है, जैसे डेस्कटॉप सिस्टम्स में, लैपटॉप में तो नहीं होता, बट डेस्कटॉप में क्या होता है, जब पोस्ट टेस्टिंग बिल्कुल सही होती है ना, और कोई दिक्कत नहीं होती, तो एक बीप साउंड होता है। देखा है, सुना होगा, डेस्कटॉप जब ऑन करते हो, कंप्यूटर्स वगैरह जो डेस्कटॉप होते हैं मेनली, जब उनको ऑन करते हैं तो एक बीप आता है पहले, है ना, ऑन करते ही, बटन दबाते ही। और फिर पंखे घूमते हैं एकदम से, और पंखे फुल स्पीड से घूमते हैं क्योंकि पोस्ट काम कर रहा होता है। और वो बीप क्यों आता है? बीप का मतलब है कि सब कुछ ऑल राइट है। अगर हार्ड डिस्क खराब होगी तो बीप का साउंड अलग होगा, अगर जो डिस्क है वो खराब होगा, मतलब अगर कुछ और खराब होगा तो उसका साउंड अलग तरीके से होगा। तो यहाँ पे साउंड के हिसाब से हम, मतलब सिस्टम एडमिन्स और ये सब लोग पता करते हैं, इंजीनियर्स, की ओके ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ सही है। और फिर पोस्ट टेस्टिंग जब हो जाती है तो फिर बायोस के अंदर से लोड किया जाता है बूट मेन्यू। ठीक है, बायोस के अंदर एक सेटिंग्स होती है, बूट मेन्यू है, बूट और प्रायोरिटी की। ये बूट प्रायोरिटी चेक करी जाती है कि बूट प्रायोरिटी की लिस्ट में क्या क्या प्रायोरिटी है। इसमें नंबर 1 पे ऑब्वियसली तुम्हारा क्या होता है, नंबर 1 पे गिवन होती है तुम्हारी हार्ड डिस्क या एसएसडी। ठीक है, हार्ड डिस्क या एसएसडी। और इसके ऊपर दूसरी बूट प्रायोरिटी में जो सेकंड होता है वो होता है नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, और जो थर्ड होता है वो होती है तुम्हारी सीडी,
और जो फोर्थ होती है वो है तुम्हारी पेन ड्राइव या जो भी तुम एक्सटर्नल मीडिया अटैच करते हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर हार्ड डिस्क फेल हो गई तो वो नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, अगर वो फेल हो गया तो सीडी से कुछ बूट करने की कोशिश करेगा, वो भी फेल हो गया तो चेक करेगा कोई एक्सटर्नल यूएसबी कनेक्टेड है या नहीं। अगर चारों में से कुछ नहीं है तो दिखा देगा नो ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड या हार्ड डिस्क कैन नॉट बी बूटेड या ऐसा कुछ सीधा दिखा करके वापस बंद कर देगा लैपटॉप को या कंप्यूटर को। तो यहाँ पे अगर मान लो हार्ड डिस्क सही चल रही है तो सबसे पहले इस पे जाएगा और इसके अंदर चेक करेगा कि भाई बूट कहाँ रखा है, मतलब बूट मैनेजर कहाँ रखा है। तो बूट मैनेजर जैसे ही इसको मिलेगा, ठीक है, अगर ड्यूल बूटेड है विंडोज़ के अंदर तो ऑप्शन दिखा देगा कि विंडोज 7 ऑन करना चाहते हो और 10 भी ऑन करना चाहते हो, कौन सी ऑन करना चाहते हो। अगर लिनक्स का बूट लोडर मिल गया यहाँ पे तो ऑब्वियसली लिनक्स और वो जितनी भी ऑप्शंस है वो दिखा देगा। अगर इसको विंडोज़ दिख गई कि डायरेक्टली विंडोज़ इंस्टॉल्ड है और कोई दूसरी विंडोज़ इंस्टॉल नहीं है उसके साथ, तो ये प्रॉपर्ली विंडोज़ का लोगो दिखाएगा, 7 है तो 7 का लोगो, 10 है तो 10 का लोगो, और वहाँ से विंडोज़ बूट होना शुरू हो जाएगी। और इसके अंदर पूरा का पूरा कर्नल और जो भी विंडोज़ का कर्नल है और जो भी विंडोज़ की फाइल्स हैं वो सब रैम के अंदर लोड होनी शुरू हो जाएगी। वंस ये सारी चीज़ें रैम के अंदर लोड हो जाती है तो हमारा काम आगे बढ़ जाता है एंड वी आर ओपन विद आर पीसी। तो ये सब कुछ चलता है, ठीक है, जब हम लैपटॉप या कोई भी पीसी ओपन करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो रैम है ना, ये रैम क्यों यूज़ होती है, ठीक है, हमने बचपन से ये चीज़ पढ़ी है कि रैम यूज़ होती है, बट रीज़न पता है कि रैम क्यों यूज़ करते हैं हम? जब डेटा हमारा सारा का सारा डिस्क में है, स्टोरेज डिवाइस में है, और हमें ये सारा डेटा कहाँ भेजना है, सीपीयू तक भेजना है। यस सर, आपने शायद एक बार बताया था ये, क्योंकि सीपीयू जो है बहुत फास्ट होता है, तो डिस्क वो सारा अगर हम डिस्क से डायरेक्ट सीपीयू कनेक्ट करें तो बहुत मतलब वो सीपीयू लॉक मतलब वो हो जाएगा, मतलब बहुत स्लो प्रोसेस होगा। इस वजह से पहले हम रैम यूज करते हैं कि डिस्क से पहले रैम में आता है और फिर सीपीयू से रैम में जाता है, ऐसा कुछ बताया था आपने, हाँ, श्योर नहीं। तो बेसिकली क्या होता है कि डिस्क की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है। और हार्ड डिस्क की बात करें तो मैकेनिकल ड्राइव डिवाइस है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। जितनी भी हार्ड डिस्क है वो एक सीडी के ऊपर काम करती है, और उसकी जो सीडी है, उसकी जो ये पूरी डिस्क होती है, डिस्क के ऊपर एक हैंड होता है लगा हुआ ऐसे करके, ठीक है, और वही हैंड इसके नीचे से भी लगा हुआ होता है। फिर उसके नीचे एक और सीडी होती है, ठीक है, फिर यहाँ पे एक और हैंड, फिर एक और सीडी। तो ऐसे करके बेसिकली पूरा स्टैक्ड अप होती है बहुत सारी सीडीज़। तो इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो ये सीरीज़ घूम रही है, 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 और ये घूमते घूमते क्या होता है कि मतलब मैकेनिकल डिवाइस है तो ऑब्वियसली ये जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, मतलब स्लो हो जाता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये स्लो हो जाती है तो ऑब्वियसली मैं सीपीयू को कैसे डेटा भेजूँ। सीपीयू जो है वो इतना मतलब स्पीडी है कि वो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड पे चलता है, यानी कि 2.5 गीगा बिट्स ऑफ प्रोसेसेस ये एक बार एक सेकंड में हैंडल कर सकता है, ठीक है। और हमारा जो बेसिक सा मतलब डिस्क है वो इतना नहीं भेज सकती एक सेकंड के अंदर, तो सीपीयू का टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो अभी क्या होगा, और अभी हमने बोला कि अगर मैं बीच में रैम लगा देता हूँ जिसकी स्पीड रफली सेम है मेरे सीपीयू जितनी, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि यहाँ पे स्पीड अप हो जाएगा मेरा सीपीयू भी और काफ़ी अच्छे से काम करने लगेगा। ये तो ये डिस्क कनेक्टेड होती है रैम से, रैम कनेक्टेड होता है सीपीयू से। और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे ना कुछ मतलब इंस्ट्रक्शंस होते हैं जब हम भेज रहे होते हैं, तो उसके अंदर अगर मैं इंस्ट्रक्शन के अंदर अगर 1 भेजता हूँ तो वो डायरेक्ट रैम से जाता है और रैम से सीपीयू में जाता है। अगर मैं इंस्ट्रक्शन के अंदर 0 भेज देता हूँ गलती से, ठीक है, या फिर जान के जैसे भी, तो डायरेक्टली मेरी डिस्क कनेक्ट हो जाती है बाईपास करते हुए सीपीयू से, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यानी कि डीएमए, ठीक है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अगर तुम उसकी बात करते हो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की, या अगर किसी के कॉलेज में आर्किटेक्चर सब्जेक्ट हो तो डीएमए पे पूरे पूरे 1-2 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। और डीएमए जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कैसे डीएमए काम करता है और रैम कैसे बीच में आती है और क्या सारी चीज़ें ये सब, ठीक है। तो लगभग ये चीज़ें हैं, इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अब अगर डिस्क के अंदर तुम देखोगे ना, तो ये जितनी भी मैकेनिकल ड्राइव्स आती हैं, जितने भी हमारे पास ये पूरी प्रॉपर हार्ड डिस्क वगैरह आती है, ये सारी हार्ड डिस्क जो होती है ये मैकेनिकली काम करती है। तो ऑब्वियसली इनके अंदर जो डेटा स्टोर्ड है ना वो ऐसे स्टोर्ड होता है कि जो सीडी है, सीडी के अंदर लेज़र से डेटा लिखा जाता है। और वो लेज़र क्या है, वो लेज़र ऐसे आती है कि मान लो ये सीडी है तो सीडी का सरफेस कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से डेटा का सरफेस होता है सीडी का, और इसके अंदर लेज़र बेसिकली जाता है और चेक करता है कि डेटा किस तरीके से आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर लेज़र ये है तो लेज़र यहाँ पे जाके चेक करता है कि डेटा नीचे गया, मतलब इतना नीचे मारा और इतना ऊपर आया,
ठीक है। तो अगर शॉर्ट डिस्टेंस में आ रहा है तो 0 है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस से मतलब आ रहा है, ज़्यादा टाइम लगा लाइट को वापस आने में लेज़र की, तो 1 है। तो ये बेसिकली इस तरीके से काम करता है। और नॉर्मल जो हमारे पास वो सीरीज़ आती थी जो 10-10 20-20 रुपए की मार्केट में मिलती थी, जिनको हम अपने लैपटॉप में इंसर्ट करते थे, तो लैपटॉप दिखाता था बर्न इनटू दिस पर्टिकुलर सीडी। याद है कभी वो ज़माना था जब हम बर्न किया करते थे एक सीडी के अंदर डेटा, यस सर, और यस सर, यस सर, और वहाँ पे कॉपी नहीं लिखा होता था, वहाँ पे लिटरली बर्न लिखा होता था। यस बर्न का सर। मतलब सर इसलिए कि, हाँ बोलो। नैरो यूज करते थे बर्न करने के लिए। हाँ, नैरो यूज़ करते थे। तो बेसिकली बर्न का मतलब क्या होता था, क्योंकि हम लिटरली सीडी को बर्न कर रहे होते थे। हम हल्का सा सीडी की सरफेस को जलाएंगे और डेटा उसके अंदर रखेंगे। अगर डेटा ज़्यादा मतलब डीप मतलब रखा गया है, ठीक है, तो उसको 1 मानते हैं और फिर 0 मानते हैं। और इसीलिए सीडी को ज़्यादा यूज़ करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब वो लेयर ख़त्म हो जाती है पूरे तरीके से, और ये पूरा इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। और अब तुम कोई भी डेटा रख लो, वो रीड ही नहीं होगा सही से। तो इसलिए सीडी अटकने से लगती है बीच में। और अगर कोई गलती से मिट्टी विट्टी आ जाए तो वो इनके अंदर डस्ट पार्टिकल फंस जाते हैं छेदों के अंदर छोटे छोटे, जिसकी वजह से डेटा रीड नहीं होता। तो ये दिक्कत थी सीडीज़ के साथ। तो जब हार्ड डिस्क आई, तो हार्ड डिस्क के अंदर चीज़ें थोड़ी से बेटर हुई, उसका जो लेज़र था उसने सही किया, और एक सरफेस पे ही हमने डेटा को इस तरीके से रखना शुरू किया। बट वो भी मैकेनिकल तरीके से ही सारा काम चल रहा था, उसको रीड करना या करना, बिकॉज आर्म को मूव करना पड़ता है ना। ये जो मेरी सीडी होती है हार्ड डिस्क के अंदर वाली, इसको भी पूरा क्या करना पड़ता है, जैसे यहाँ तक है और यहाँ पे मेरा हैंड इस तरीके से लगा हुआ है, तो ये जो मेरा हैंड है इसको पूरा राइट नहीं कि हर तरफ मूव कर पाए, ये हैंड मेरा सिर्फ इतनी ही पोजीशन में आगे जा सकता है, ठीक है। आगे पीछे इतना ही हो सकता है। और अगर इस जगह पे लोकेशन पे इस लोकेशन पे पर्टिकुलर डेटा रखा है, ठीक है, और आधा डेटा इस तरीके, एक फाइल का डेटा जहाँ पे एक पॉइंट यहाँ रखा है और दूसरा उसका आधा डेटा इधर रखा है, तो पहले क्या होगा कि यहाँ पे डेटा इतना आएगा, ठीक है, ये हैंड यहाँ नीचे आएगा और इसको रीड करेगा, फिर ये सीडी घूमेगी, फिर ये सीडी इतनी घूमेगी, और फिर ये हैंड बेसिकली ये इस पे जब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर हैंड वापस नीचे आकर के इसको रीड करेगा, ठीक है, क्योंकि हैंड की पोजीशन सिर्फ ऊपर नीचे है और सीडी पूरा पूरा ऊपर नीचे मतलब गोल गोल घूमती है। तो इस तरीके से ना डबल मूवमेंट होती है, और एक टाइम के बाद हार्ड डिस्क वगैरह भी बंद पड़ने लग जाती है, ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल चीज़ें इतना ज़्यादा मतलब टॉलरेट नहीं कर सकती, फिर उसको खोल के ठीक करना पड़ता है। और लिटरली मैंने बहुत सारी हार्ड डिस्क खोल के मतलब इनको ठीक किया है। और इसको अगर लंबे समय तक चलाना है किसी हार्ड डिस्क को, और तुम्हारे पास लगता है कि तुम्हारे पास ऐसा लैपटॉप है जिसमें 4-4 5-5 साल हो चुके हैं, एक लैपटॉप लिया, स्पीड स्लो हो गई है, तो एक बार डीफ्रेगमेंट कर लेना अपने हार्ड डिस्क को, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डीफ्रेगमेंट करके रखना। डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि मेनली तुम्हारा जैसे अगर एक फाइल है और एक फाइल का आधा डेटा इधर रखा है हार्ड डिस्क में, आधा इधर रखा है, तो तुम्हें तो नहीं पता वो डेटा कैसे रखा है, विंडोज अपने आप रखती है, बट इससे ना सीडी की मूवमेंट बढ़ जाती है, जिससे सीडी की लाइफ कम होती है, हार्ड डिस्क की लाइफ कम होती है, तो उससे क्या होता है, दिक्कत होती है। तो मेनली तुम क्या करो कि डीफ्रेगमेंट करते ही ये सारा डेटा एक पाइल अप हो जाएगा एक जगह पे, ठीक है। ऐसा मान लो कि जैसे एक पेड़ से बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, तो वो बहुत पाइल्ड अप मतलब अजीब से लगते हैं पड़े हुए, बट अगर तुम उनको पाइल अप कर देते हो पेड़ के नीचे एक पॉइंट में, तो तुम्हारा पूरा गार्डन साफ लगता है। तो उसी तरीके से जितना भी हार्ड डिस्क के अंदर डेटा है वो सारा एक जगह पे आ जाएगा और बाकी हार्ड डिस्क साफ रहेगी, जिससे हार्ड डिस्क को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जो है वो डेटा सही रहेगा। और डीफ्रेगमेंटेशन बहुत इजी है, जो तुम बड़े आराम से यहाँ से कर सकते हो। विंडोज़ में डीफ्रेगमेंटेशन में जाओगे, यहाँ पे डीफ्रेगमेंटेशन और ऑप्टिमाइज का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे सी और डी को ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है फ़िलहाल, और ये ऑप्टिमाइजेशन जो है बेसिकली उसकी साइड से आ रही है, एसएसडी की साइड से। और नीचे जो हार्ड डिस्क है उसके लिए देखो यहाँ पे फ्रेगमेंटेड आ रहा है, मतलब कि अभी तक कुछ भी फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ है, तो डीफ्रेगमेंटेशन बाद में होगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इसको करने के लिए मैं डायरेक्टली ऑप्टिमाइज़ करूँगा, तो ये मेरी डिस्क जो है डीफ्रेगमेंट होना शुरू हो जाएगी। बट ड्यू टू ये अभी अभी मैंने किया था मतलब जस्ट 10-15 दिन पहले, तो मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 33 डेज़ हो गए सिंस लास्ट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ है। और इवन एस का गेम थोड़ा अलग होता है। एस डेटा डायरेक्टली स्टोर नहीं करती। एस के अंदर डेटा बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होता है, मैकेनिकली स्टोर नहीं होता। उनके अंदर लिटरली एक शेल्फ्स बनी होती है ऐसे करके, और इन शेल्फ के अंदर इस तरीके से डेटा होता है कि यहाँ पे शेल्फ्स बनी हुई है अलग अलग। और एक पर्टिकुलर एसएसडी जो काफ़ी अच्छे लेवल पे मतलब जो 4-5 हज़ार रुपये की मिलती है, 256 GB महंगी वाली, उनके अंदर क्या होता है कि 8 बिट स्टोरेज होता है, यानी कि एक शेल्फ का। तो यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे एक पैकेट आ सकता है, सॉरी एक बिट आ सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां।
तो ये पूरा जो है ना शेल्फ स्टोरेज होता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है। तुमने शायद सुना होगा 1 कूलम ऑफ चार्ज या वैसा कुछ, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज काइंड ऑफ तुमने सुना होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से रहता है चार्ज। अगर इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है, अगर क्यू इसके अंदर प्रेजेंट है, तो मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन को 1 लूँगा, अगर नहीं है तो मैं 0 लूँगा। अगर यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है तो 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी नहीं है 0 है, यहाँ भी नहीं है 0 है। इस दोनों पॉइंट्स पे जो है मेरा क्यू प्रेजेंट है या कोई चार्ज यूनिट चार्ज प्रेजेंट है, तो मैं इसको 1 1 ले लूँगा, और ये बन गया मेरा 8 बिट ऑफ डेटा। ठीक है, इसको नीचे से रीड किया जाता है फिर। और ऐसी करोड़ों शेल्फ्स हैं एसएसडी के अंदर, जिसकी वजह से ये इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है एसएसडी की, और मतलब डेटा स्पीड अप भी हो जाता है क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। और एसएसडी हमेशा लगती है एनवीएमई पोर्ट के अंदर। अभी ध्यान दोगे तो एनवीएमई पोर्ट के अंदर लगती है ये। और ये पोर्ट होता है कुछ इस तरीके का दिखता है, ये कुछ इस तरीके से आता है, और ये पोर्ट कुछ इस तरीके से दिखता है कि ऐसे ये है लगी हुई हार्ड डिस्क एसएसडी तुम्हारी, और ये बेसिकली ऐसे करके यूं करके आता है ये पोर्ट। ठीक है, और वाईफाई का पोर्ट भी ऐसा ही होता है, एसएसडी भी ऐसी ही होती है, और ग्राफिक्स कार्ड का पोर्ट भी ऐसे ही होता है। ठीक है, जबकि हार्ड डिस्क जो होती है उसके दांत कुछ इस तरीके से होता है, यूं करके यूं एक प्रॉपर इस तरीके से लगती है ऐसे करके। ठीक है, तो एसएसडी हार्ड डिस्क बेसिकली अलग तरीके से लगती है, इसको हम साटा पोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो एस आटा बेसिकली जो इसका वर्जन है, ऐसे करके अलग अलग पोर्ट्स भी आते हैं, अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो एक साटा पोर्ट अगर तुम देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखता है। साटा पोर्ट कहाँ है हमारे, ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है, आधा इधर और आधा नीचे की साइड। तो साटा पोर्ट इस तरीके से लगे हुए होते हैं। ठीक है, और जो NVMe है इस तरीके से देखो, जैसे ये लग रहा है, ये हार्ड डिस्क का छोटा सा पोर्ट है, सिंपली साटा पोर्ट होता है ये। और जो NVMe है वो अलग तरीके से दिखता है, NVMe पोर्ट। ये बहुत कॉम्पैक्ट सा होता है, मतलब इसके अंदर कोई इतना वो नहीं होता, जैसे हार्ड डिस्क पूरी बल्की सी होती है, बड़ी सी होती है, यहाँ पे ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है। जैसे एक सिंपल है ये, ऐसे खोल लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो, एक सिंपल सा यहाँ पे एक इतनी सी है, ये सिर्फ छोटी सी हार्ड एसएसडी है। ठीक है, तो ये छोटी सी जो एसएसडी तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये पोर्ट है, और ये पोर्ट है बेसिकली उसका M.2 साटा पोर्ट है ये। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ साटा पोर्ट ही, यानी कि M.2 जो है वो तुम्हारा एसएसडी को बोला जाता है, और M.2 साटा पोर्ट वो वाला होता है जिसकी स्पीड तो साटा वाली होती है हार्ड डिस्क जितनी, लेकिन बोला एसएसडी जाता है। तो ये वाली एसएसडी जो है हमारी मेन वो वाली नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती, क्योंकि इनकी स्पीड स्लो ही होती है। यहाँ पे तुम दांत देखोगे तो काइंड ऑफ सिमिलर है, बट जो नॉर्मल हमारी एसएसडी है वो इस तरीके की दिखती है। ठीक है, उसमें एक कीज होता है, और यहाँ पे इसमें 2 कीज होती हैं। ठीक है, जो साटा वाली होती है, साटा वाली की स्पीड कम होती है, और नॉर्मल NVMe वाली स्पीड ज़्यादा होती है, बिकॉज ये पोर्ट बहुत जल्दी बहुत अच्छे से काम करता है। और ये वाला जो पोर्ट है मेनली ये यूज़ होता है तुम्हारे ग्राफिक्स कार्ड, वाईफाई कार्ड्स और एसएसडी के लिए। और यूजुअली लैपटॉप में 3 ही गिवन होते हैं, जो अच्छे लैपटॉप्स आजकल आ रहे हैं उनमें 3 ही गिवन होते हैं, और तीनों फुलफिल्ड होते हैं, एक एसएसडी से, एक ग्राफिक कार्ड से, और एक तुम्हारे वाईफाई कार्ड से। और अगर तुम चाहो तो वाईफाई वाला हटा करके वहाँ पे एक और ग्राफिक कार्ड लगा दो, और वाईफाई के लिए एक्सटर्नली लगा दो, तो अब तुम्हारे लैपटॉप में 2 ग्राफिक कार्ड्स हो जाएंगे। इस तरीके से मतलब चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, तो समझ में आई है हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ें कैसे हैं, क्या है। यस सर। और ये थोड़ी बहुत नॉलेज रखो, आगे काम आएगी काफ़ी। ठीक है, तो सर हाँ बोलो। सर वो जो उसमें मतलब राउटर का आईपी लगाना है, वो सर ऐसे ही ले सकते हैं या फिर वो सच में मतलब रियल आईपी लगाना है राउटर पे? कुछ भी लगा देना, बस ये होना चाहिए कि दोनों में कनेक्शन बन जाए। मतलब कोई सा भी डमी आईपी ले हाँ सकते हाँ, हैं? कुछ भी ले लो। ठीक है, तो कुछ डाउट। तो सर मैंने आपको भेजा था, और उसमें उसमें नहीं आ रहा, मतलब परमिशन वो नहीं आ रहा है ऐसे। थोड़ा सा टाइम लेता है वो, बट आ जाता है। मैंने अपनी आईडी पे शेयर करके देखा था, उसने अराउंड अबाउट 12 आवर्स लिए थे, और ऐसे इनक्रिप्टेड फाइल दिखा रहा था, बट उसके बाद आ गया था वो। चेक कर लेना एक बार और। सर हाँ बोलो। सर ये साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स क्या करते हैं?
ये बेसिकली रिसर्च करते हैं बग्स के ऊपर कि जैसे विंडोज़ है तो उसमें कौन सा बग मिल सकता है, ज़ीरो डे बग्स के ऊपर रिसर्च करते हैं प्रॉपरली। जैसे अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट के साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हो तो तुम प्रॉपरली रिसर्च करोगे कि इसके अंदर कौन सा बग हो सकता है। नहीं भी होगा, डेवलपर से बोला नहीं मिलेगा तो भी तुम ढूंढोगे कि कुछ मिलेगा कैसे नहीं, और मिलेगा तो तुम रिपोर्ट करोगे कंपनी को, और वही कंपनी तुम्हें सैलरी तो दे ही रही है। और अगर तुम कंपनी को रिपोर्ट नहीं करते, बाहर लीक हो जाता है ये बग, तो उसको ज़ीरो डे बग कहते हैं क्योंकि कंपनी को अभी तक पता ही नहीं है। और सर क्या कहते हैं ये साइबर सिक्योरिटी के जो एग्जाम्स होते हैं इनका कुछ बेनिफिट होता है, जैसे ओएससीपी में सर्च कर रहा हाँ था। बेनिफिट तो है यार, मतलब देखो जॉब्स के पर्सपेक्टिव से बेनिफिट है। यूजुअली तुम मेरे से पूछोगे और मैं मेरे से पूछोगे कि मैं करूँगा या नहीं करूँगा, कभी तो मे भी हो सकता है कि आगे मैं ट्राई करूँ कोई एग्ज़ाम, जैसे मेरे को पेन टेस्ट प्लस सही लगता है, जो 30,000 का है राउंड अबाउट। जो कॉम्पिटिया का सर्टिफिकेशन है वो सही है, अच्छा है, स्किल्स शो करने के लिए अच्छा है। बट सी ई एच और ओ एस सी पी की लाइन में अगर तुम चले जाते हो तो वो मेनली जॉब्स के लिए चले जाते हैं, वो बिल्कुल ही जॉब्स, कोर जॉब्स के पर्सपेक्टिव से आ जाते हैं कि अगर तुम्हें जॉब चाहिए और अगर तुम साइबर सिक्योरिटी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, या तुम्हें लेनी है, तो तुम ये सर्टिफिकेशन अगर लेकर बैठते हो तो तुम्हारी जो प्रायोरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है एक अच्छी जॉब मिलने की। और अगर तुम्हारे पास सी एच का सर्टिफिकेशन है या ओ एस सी पी का है तो भाई मान के चलो 12 से 15 लाख पर मंथ का, मतलब सॉरी 12 से 15 लाख पर एनम फ्रेशर सैलरी होगी तुम्हारी। ठीक है। तो सर फिर इनके लिए कोई डिग्री लगती है क्या? मतलब मान लीजिए मैंने सी नहीं, मतलब मेरा कोई डिग्री वगैरह नहीं चाहिए। तुम बच्चे हो, तुम बूढ़े हो, तुम किसी भी स्टेज पे हो, तुमने अगर ये सर्टिफिकेशन ले रखा है तो तुम्हारी सैलरी हो जाएगी बस। तो सर मैं कह रहा था कि कभी मतलब जब लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाए या फिर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए और हम्म। ओएससीपी निकाल ले तो फिर कॉलेज डिग्री की तो फिर कोई वैल्यू ही नहीं होगी। नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। सर मतलब सर ये है कि बस यस देखा जाता है कि बंदा ग्रेजुएटेड है, बस ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि जैसे मेरा मतलब जैसे मेरा पर्सपेक्टिव था काफ़ी टाइम पहले से, तो मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि मैं कर रहा हूँ और मेरा मन नहीं है करने का, मतलब आगे कोई भी सर्टिफिकेशन तो मैंने नहीं किया। और ऑब्वियसली ज़रूरत भी नहीं पड़ती, यहाँ इस जगह पे स्किल्स ज़्यादा मैटर करती है, और मेरे से कोई पूछता है तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि गो फॉर सर्टिफिकेशन। पहला है कि गो फॉर स्किल्स, और अगर तुम बग बाउंटी अगर तुम्हें पसंद है और तुम उसी में प्रोफाइल अच्छी बना लेते हो ना अपनी, तो ऑब्वियसली तुम्हारी जॉब्स बग बाउंटी से ही लग जाएगी, उसकी प्रोफाइल से ही लग जाएगी। अगर तुमने कोई अच्छा बग ढूंढा है या तुम्हें अगर तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी है, प्रोफाइल पे अगर तुम्हारे अच्छे स्टैट्स हैं, ऑब्वियसली उसके लिए 1 डेढ़ साल की प्रैक्टिस लगेगी, बाउंटी की करते करते 1 डेढ़ साल का वो प्रोफाइल बनने में लग जाता है। बट अगर वो तुम्हारे पास है तो कंपनीज वही देख करके तुम्हें जॉब ऑफर कर देंगी। इवन ऐसा भी हो सकता है कि बग बाउंटी करते करते तुम्हें एक रिवॉर्ड में, बाउंटी के रिवॉर्ड में ही तुम्हें जॉब ऑफर आ जाएगा। ठीक है। तो तुम डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकते हो। वन ऑफ माय फ्रेंड हैज़ गॉट वन ऑफ दी जॉब, उसकी बग बाउंटी प्रोफाइल इतनी अच्छी है कि उसको डायरेक्टली जॉब ऑफर हुई थी, और राउंड अबाउट मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी जॉब थी उसकी, जो नेटवर्क इंजीनियर, हाँ नेटवर्क इंजीनियर की उसकी जॉब लगी है, तो काफ़ी अच्छी जॉब उसको मिली है वो। ऑल्दो वो अभी भी बग बाउंटी थोड़ी थोड़ी करता रहता है साथ साथ में, बट उसने सोचा कि थोड़ी सैलरी और बढ़े, इसलिए पहले उसने कॉम्पिटिया का पेन टेस्ट प्लस दिया, जो एक बार में निकल गया क्योंकि वो बहुत इजी हो जाता है जब तुम्हें बग बाउंटी करनी आती है तो। अब वो सबको छोड़ छाड़ के ओ एस सी पी की प्रिपरेशन कर रहा है कि इस जून में एक बार ट्रायल देकर देखते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बग बाउंटी से उसके पास पैसे हैं, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का सर्टिफिकेशन है वो। और ये बात याद यस रखना सर कि ओ एस सी पी अगर तुमने एक बार गलती से वो क्रैक नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट देने के लिए फिर पैसे भरने पड़ेंगे। ठीक है। इसलिए मैं यस जनरली रिकमेंड नहीं करता कि तुम 1 डेढ़ लाख रुपए खर्चो, और अगर नहीं हुआ तो फिर से खर्चो। ठीक है। इससे बेटर है कि अपनी स्किल्स पे ध्यान दे लो। तीन यस लाख सर रुपए का अच्छा लैपटॉप खरीद लो लेना है तो, और अपनी स्किल्स पे ध्यान दो मेनली। और एक टाइम जब तुम्हें लगे ना कि हाँ यार अब मेरे पास पैसे हैं, इस स्किल से आ रहे हैं मेरे पास पैसे, अब मैं कर सकता हूँ ये चीज़, ठीक है, तब करो। मम्मी पापा के पैसों पे मत करना ये चीज़। यस सर ठीक यही है। मैं सोच रहा था। ये सर फिर बग बाउंटी के बाद बाहर जाने का स्कोप भी होता होगा हाँ तो सर। बहुत स्कोप है यार, बहुत स्कोप है। देखो साइबर सिक्योरिटी फील्ड ऐसी है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, इसके अंदर तुम्हारा बग बाउंटी हंटिंग है, और उसके बाद सिस्टम हैकिंग आ जाता है, फिर उसके बाद वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आ जाता है, नेटवर्क इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर, कंसल्टेंसी है, फिर उसके बाद रिसर्चिंग है, एक्सप्लॉयटेशन है, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं। ठीक है।
क्रिप्टोग्राफर्स बैठे हैं, और उसके बाद फिर फोरेंसिक्स वाले लोग हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग वाले लोग हैं जो उसके अंदर काम करते हैं, क्या कहते हैं, फोरेंसिक्स वाले जो उनके लिए करते हैं, बेसिकली CIA वगैरह के लिए काम करते हैं। तो यस इतनी सर। सारी फील्ड्स हैं इसके अंदर, अगर तुम किसी भी एक फील्ड में डीप चले गए ना तो तुम्हारे लिए दूसरी फील्ड भी आसान हो जाएगी। ये इस तरीके की चीज़ है। जैसे मैं फ़िलहाल सिस्टम हैकिंग और मालवेयर एनालिसिस के अंदर हूँ, और मेरे लिए अब बग बाउंटी करना बहुत ईजी है। अगर मेरे को आज बग बाउंटी करनी है, मैं एक वेबसाइट लेके बैठूंगा तो मेरे को बग मिल ही जाएंगे उसमें, बिकॉज आई हैव द नॉलेज, है ना। अब तुम बग बाउंटी लेके बैठ रहे हो और फिर तुम सिस्टम हैकिंग करने जाओगे तो तुम्हें पूरा पर्सपेक्टिव समझ में आएगा कि हाँ ऐसे करना है, और तुम कर लोगे आराम से। अगर तुम शुरुआत में देखोगे ना कि ये भी कर लो ये भी कर लो, थोड़ा डिफिकल्ट सा रहता है, थोड़ा समझ में नहीं यस आता सर। तुम कैसे जाओ इसके अंदर। बट एक फील्ड के अंदर घुसने से तुम्हारे पास बहुत सारे अलग अलग रास्ते खुल जाते हैं साइबर सिक्योरिटी में। इस तरीके की फील्ड है ये। तो सर मतलब एट द एंड आपको अपनी स्किल्स ही पहले बिल्ड हाँ करनी होगी। हाँ, पहले स्किल्स। अब सर मतलब मान लीजिए कि हाइपोथेटिकली कि मैंने 1 डेढ़ साल मतलब बिल्कुल लग गया और अच्छे से एक हम्म चीज में पहले एक फील्ड में बिल्कुल वो नॉलेज गेन करी और बग हम्म बाउंटी की मेरी अच्छी हो गई। हम्म। तो फिर मैं फिर कॉलेज छोड़ सकता हूँ मतलब कभी हाँ सेकंड थर्ड ईयर में। हाँ, यस सर। मतलब कि सिविल पढ़ रहा हूँ मैं, मेरा मन CS में है। तो मतलब ट्राई कर सकते हो यार, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें मतलब लेकिन सर कॉलेज में उससे रहना। पहले उस करेज के लिए पहले होना चाहिए ना कि पहले बग बाउंटी में एक अच्छी प्रोफाइल है, बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है। हम्म, ये चीज़ है बस। तो सर उस लेवल पे स्किल्स कैसे उठाते हैं मतलब। प्रैक्टिस है मेनली, यहाँ पर तुम्हारी प्रैक्टिस ही रहती है कि कितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस, मतलब 2 घंटे 1 घंटा दिन में दे रहे हो, 1 से 2 घंटे एक दिन में दे रहे हो बग बाउंटी सीखते सीखते, तो मान के चलो तुम्हारा बग बाउंटी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। राउंड राउंड अबाउट 2-3 महीने में स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। 6 महीने में तुम्हें बग्स मिलना शुरू हो जाएंगे। छः भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 3 में ही शुरू हो जाते हैं ऑल तो। 3 महीने में तुम्हें वो वाले बग्स मिलना शुरू हो जाएंगे, $100 वाले। 6 महीने तक तुम 3000-5000 डॉलर तक पहुंच जाओगे, और 1-1.5 साल के अंदर अंदर तो 10-20-25,000 डॉलर के बग्स तक पहुंच जाओगे, अगर कंसिस्टेंट रहे रोज। Yes, sir। ठीक तो है। सर जैसे अभी मैं वो यशवंत कानेटकर की वो यूनिक्स वाली पढ़ रहा हूँ, तो सर हम्म मतलब बुक भी पढ़नी होती होंगी और सर फिर आगे चल के वो ब्लॉग भी पढ़ने होते होंगे टॉप हम्म, रिसर्चर्स से। हाँ, ब्लॉग्स और ये सब तो कभी छूटने नहीं चाहिए। यस। ठीक है। तो सर अभी मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं वो तो करना ही है, उसके साथ जो होमवर्क मिल रहा है वो करना है। उसके और साथ साथ मतलब मीडियम पे यस जाओ सर। और वहाँ पे बाउंटी के आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर दो। सर किस पे जाना है? medium.com। ओके सर। medium.com पे डालो बग बाउंटी, वहाँ पे हज़ारों आर्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है। यस पढ़ो, अलग सर। अलग बग्स होंगे नहीं समझ में आएंगे, फिर भी पढ़ो बस उन्हें कि कैसे किया उस। सर अब इसी फील्ड में मतलब जाना है, अब दुनिया घूमनी है मतलब, और इसी फील्ड पे है। कहाँ हो अभी तुम? मुंबई उस साइड हो ना तुम, महाराष्ट्र में? सर अभी मैं अलीगढ़ था, वो अलीगढ़। मेरा कॉलेज, तो आज मैं घर आया, तो इस वजह से कल का जो होमवर्क था वो थोड़ा नहीं हो पाया, अब घर में बैठा हूँ। घर तो में किधर? सर गाजियाबाद। गाजियाबाद हो? सैटरडे तक यहीं पे हो? सर हूँ मैं यहाँ पे हूँ। सैटरडे को मिलते हैं फिर। सर कहाँ? नल मीट में रजिस्टर कर दो। आई गेस कम्युनिटी ग्रुप पे मैंने भेजा था लिंक। सैटरडे को सुबह 10 बजे शुरू है, और गाजियाबाद से 1-2 लोग और भी आ रहे हैं। सर दिल्ली दिल्ली, गुड़गांव। कितने टाइम का रास्ता होगा ये? तुम गाजियाबाद में कहाँ, मतलब नियरेस्ट मेट्रो कौन सा है तुम्हारा? सर मेरा नियरेस्ट मेट्रो है, ठीक है मम्मी, नियरेस्ट मेट्रो कौन सा है मेरे यहाँ? सर एक सेकंड। सर यहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो शहीद स्थल है। शहीद स्थल है ना, रेड लाइन पे। ये यस सर, रेड लाइन पे। तुम एक काम करना, वहां से निकलना सुबह, क्योंकि हम 8:30 बजे सब लोग कश्मीरी गेट पे मिलेंगे। ठीक सर है। तो शहीद स्थल से कश्मीरी गेट टेक्स अराउंड 30 मिनट्स। ठीक है। तो कश्मीरी गेट से आगे 1 घंटे का रास्ता है, वहाँ हम लोग साथ में ही जाएंगे सब लोग। ठीक है। तो टीम वीम सब होगी तो तुम मेरे को वहीं मिल जाना, कश्मीरी गेट पे राउंड अबाउट 8:30 के अराउंड। यस सर। ठीक है। 8 बजे निकलना पड़ेगा तुम्हें अपने घर से, लगभग 7:45 के अराउंड। तो सब सुबह सुबह ही उठेंगे, इवन मैं भी 7 बजे ही उठूंगा। एक दिन की बात है, सैटरडे को 10 बजे मीट शुरू होगी और 2 बजे ख़त्म होगी। वहाँ पे मेरे सर हाँ बोलो।
सर क्या मिलता है? नल मीट है। नल मीट ना दिल्ली में मतलब नल मीट ऑल ओवर इंडिया बहुत बड़ा इवेंट होता है। देखो मैं दिखाता हूँ, स्क्रीन देखो। क्योंकि सर मैं भी जा रहा हूँ दिल्ली 5-6 दिन तो अगर मैं भी। सैटरडे को तुम दिल्ली में हो तो रजिस्टर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे नल ना बहुत बड़ी कम्युनिटी है दिल्ली की। दिल्ली बोल लो या कहीं भी बोल लो, कुछ लोगों ने साइबर सिक्योरिटी में जो थे उन्होंने शुरू करी थी, और आज इतनी बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है ये कि इसके चैप्टर्स हर जगह है। ठीक है, भोपाल हो, इंदौर हो, अहमदाबाद हो, हैदराबाद हो, हर जगह है। तो तुम्हारी सिटी में तो जाओ ही जाओ, और अगर तुम्हें मतलब दिल्ली में हो तो दिल्ली में ज़रूर आ जाओ। तो दिल्ली में ये वाली मीट यहाँ पर आ रही है, अपकमिंग इवेंट्स में दिख जाएगा। और 54 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर ही दिया है। राउंड अबाउट 100 रजिस्ट्रेशन से ज़्यादा पॉसिबल नहीं होंगे जो हो जाएंगे उस दिन तक, तो अभी कर दो रजिस्टर। ठीक है, मतलब इस वेबसाइट पे जाना सिंपली, मैंने लिंक वगैरह भी शायद भेज रखा है उस पर, कम्युनिटी ग्रुप पे। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा इधर एयरटेल के ऑफिस में। फ्री है मीट, कोई पैसे नहीं लगने इसके, सिर्फ आने जाने का तुम्हारा खर्चा है। और खाना पीना बीच में मतलब ब्रेक होगा, उसमें सब कुछ तुम्हें खाना मिलेगा, एयरटेल की साइड से फंडेड होता है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ हम उतरेंगे, और उतर के हम सीधा मतलब इधर आ जाएंगे, क्या कहते हैं, एयरटेल के ऑफिस में। और प्लॉट नंबर 16 में यहाँ पे अपना ऑफिस के अंदर नीचे जाके बेसमेंट में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, वहाँ पर मस्त वो होगा। तो यहाँ 3 लोग हैं तो सेशन में, एक तो साढ़े मैं ही हूँ। साढ़े साढ़े आठ कश्मीर की टू मिलना। 8:30 के अराउंड कश्मीरी वेटी, तो 10:30 शुरुआत है। तो हमें ना लगभग देखो मेरे को तो वहाँ जाकर के सबको सेटल वगैरह करना है, तो 8:30 से 9 के बीच में अगर तुम मिल जाते तो बेस्ट है, क्योंकि आई हैव टू रीच अराउंड 10। ठीक है, यस सर, यस सर। तो मैं बिकॉज पहला सेशन तुम यहाँ पे देख रहे हो कि पहला सेशन मेरा ही है। ठीक है, तो पहला सेशन मैं लूँगा यहाँ पे, और उसके बाद 2 सेशंस और हैं, और ये दोनों बहुत पहुँचे हुए इंसान हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं। स्वाति लक्ष्मी इज़ द पर्सन जिन्होंने अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट में एज सिक्योरिटी इंजीनियर काम कर भी रही है, कर भी रखा है। एंड मनीष रोहेला इज़ टॉप मोस्ट AWS वाला पर्सन। तो अमेजॉन वेब सर्विसेज के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। बेस्ट है कि मेरे साथ तो रहोगे वो तो ठीक है, बट साथ साथ में जो और लोग हैं उनसे नेटवर्क करने की कोशिश करना, बातचीत करने की कोशिश करना। यस सर, यस इसलिए इसको सर, नेटवर्किंग ब्रेक बोलते हैं, जो बीच में ब्रेक मिलता है ना आधे घंटे का। यस इसको सर, नेटवर्किंग ब्रेक इसलिए बोला जाता है कि तुम दूसरे लोगों से जाकर के मिलो, पूछो हाल चाल क्या है, कैसे है, उन लोगों ने कैसे किया, क्या किया, वो सब। यस सर। ठीक है, तो मज़ा। सर मैं फिर सैटरडे को 8 बजे घर से निकल जाऊंगा, या हाँ 7:30 के करीब। हाँ, ठीक है। और सर मैं आपको व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ मैसेज? हाँ हाँ, कर देना, कोई दिक्कत यस यस सर। नहीं। ठीक है, फिर तो मिलते हैं। और तुम्हारा क्या है रेहान, यस सर। तुम भी आओगे? यस सर, मोस्ट प्रोबेबली मैं आऊँगा। ठीक है, बढ़िया है। तो मैं भी एक बार ना जितने भी लोग कंफर्म होते हैं मैं रात को ग्रुप बना लूँगा सबका। ठीक है, अलग से। तो अपडेट्स देते रहना अपने अपने कहाँ हो यस कैसे हो। सर, यस सर। तो मैं अभी रजिस्ट्रेशन कर दूँ? हाँ, रजिस्टर कर देना, वेबसाइट पे जाना, यहाँ RSVP पे क्लिक करोगे, गूगल से लॉगिन करके रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, और मज़ा आएगा, बढ़िया है। आगे यस सर। नल मीट्स के बाद बिसाइड्स भी आने वाली हैं, बिसाइड्स के बाद फिर डेफकॉन भी आने वाला है, तो वो और बढ़िया मीट्स होती हैं, वहाँ भी चलेंगे। यहाँ पे क्या है कि तुम्हें सारे हैकर मिलेंगे, चाहे बच्चा बैठा हो चाहे बूढ़ा बैठा हो, वहाँ पे सारे तुम्हें साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में ही मिलेंगे। आधे वो भी मिलेंगे जिनके पास सर्टिफिकेशंस हैं OSCP वगैरह की, तो तुम उनसे भी मिल करके बात कर सकते हो कि उनका क्या एक्सपीरियंस है OSCP में। और जैसे तुमने मेरे से पूछा, तुम उनसे उनका पर्सपेक्टिव पूछ सकते हो, है ना, तो थोड़ा बेटर रहता है। कश्मीरी कश्मीरी गेट से कितनी देर का रास्ता है? कश्मीरी गेट से राउंड अबाउट 1 आवर है पूरा, मतलब येलो लाइन के लास्ट में है ना, तो हमें बिल्कुल वहाँ से सर जाना है, वहाँ हुदा से किसी। वहाँ वहाँ से एक साथ चलेंगे ना कश्मीरी? कहाँ से? कश्मीरी गेट से फिर एक साथ चलेंगे ना? हाँ हाँ, वहाँ से सब एक साथ ही जाएंगे। ठीक, यस सर, ठीक है, यस सर, यस तो मिलते हैं फिर। सर। ओके। गुड नाइट।